हाँ, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हाँ, बेटा मुझे पता है न्यूट्रिशन इन अमीबा के बाद पढ़ना है। पिछली क्लास में मैंने तुम लोगों को क्या पढ़ाया था? एक तो मैंने पढ़ाया था ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटा वाला ओपनिंग क्लोजिंग और बेटा जी मैंने आपको पढ़ाया था न्यूट्रिशन इन अमीबा, है ना? तो बस 2 मिनट रुकिए आप, मैं देखता हूँ कौन-कौन जॉइन करेगा। बस मुझे ये बोलिए बेटा, मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है ना? हाँ, सौरभ यादव, अनुष्का, राजश्री वर्मा, तन्मय त्रिपाठी, तनु सिंह, सब लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा हॉलोजोइक न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। हॉलोजोइक न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में हॉलोजोइक न्यूट्रिशन, राइट? बेटा हॉलोजोइक इन न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस इट ऑकर्स इन फॉलोइंग स्टेप्स। मतलब ह्यूमंस में जो हॉलोजोइक न्यूट्रिशन होती है वो इन स्टेप्स में कंप्लीट होती है। पहला स्टेप इंजेशन इंजेशन का मतलब प्रोसेस ऑफ taking food into the mouth। मुंह के अंदर फूड के निवाले को, खाने के निवाले को डालना, इस प्रोसेस को हम इंजेशन बोलेंगे, राइट? जब इंजेशन कंप्लीट होगा तो उसके बाद होगा दूसरा स्टेप, दैट इज डाइजेशन। फिर होगा तीसरा स्टेप डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद, दैट इज एब्जॉर्प्शन। फिर होगा चौथा स्टेप एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होने के बाद, दैट इज एसिमिलेशन। एंड फाइनली पांचवा स्टेप एसिमिलेशन के बाद जो होगा दैट इज इजेशन। तो इंसान में हॉलोजोइक न्यूट्रिशन इन 5 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, ठीक है ना? और ये हॉलोजोइक न्यूट्रिशन बेटा होती है एक सिस्टम में, दैट सिस्टम इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम ह्यूमंस के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक? और साथ ही साथ हम ये भी बोलेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में न्यूट्रिशन के ये सारे स्टेप्स कैसे होते हैं, कहां पर होते हैं, ठीक है ना? बस आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, मैं डाइजेस्टिव सिस्टम वाली एक अच्छी सी डायग्राम ढूंढ के लाता हूं। थोड़ा सा बेड़ा धैर्य रखिए, मिल गया।
सब बता दूंगा बेटा, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन सब बता दूंगा, लेकिन स्टेप वाइज बताऊंगा ना, ऐसे थोड़ी। आप टेंशन मत लीजिए, सब बताएंगे। हाँ, डायग्राम क्लियर है ना? सबको दिखाई दे रहा है? इज इट क्लियर? डायग्राम में अगर कोई दिक्कत है तो बताना। तो देखो बेटा, इंसान का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उस डाइजेस्टिव सिस्टम में काफी सारे पार्ट्स होते हैं, मेंशन किया है यहां पर। तो सबसे पहला पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज नोन एज बकल कैविटी। बकल कैविटी, बकल कैविटी को बेटा हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं। आप डायग्राम में देखो, ओरल कैविटी है क्या? ये रहा ओरल कैविटी। मतलब जो हमारे मुंह के अंदर कैविटी है, जो हमारे दो लिप्स के बीच में है ना ओपनिंग, दैट ओपनिंग इज नोन एज माउथ। माउथ के बाद जो बड़ी सी कैविटी होती है, आप अपने आप को देख के महसूस कर सकते हो, उसी कैविटी को हम बकल कैविटी बोलेंगे, और उसी कैविटी को हम ओरल कैविटी भी बोल सकते हैं, राइट? अब इस बकल कैविटी में क्या क्या चीजें हैं, जरा हम वो देखेंगे पहले। ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, हमारे बकल कैविटी के अंदर काफी सारी चीजें होती है। देखिए, फर्स्ट वन, बकल कैविटी में होते हैं टीथ। बताइए बेटा, कितने टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं हम में? हाउ मेनी टाइप्स? 4 टाइप्स। बहुत जबरदस्त, ग्रेट। कौन कौन से 4 टाइप्स हैं, नाम बता सकते हैं? इंसिसर्स, वेरी गुड। दूसरा? कैनाइन्स, वेरी गुड। तीसरा? प्रीमोलर्स, बहुत जबरदस्त, बहुत सही बेटा। और चौथा टाइप मॉलर्स। ये 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं हमारे माउथ में, लेकिन टोटल नंबर कितना है टीथ का? टोटल नंबर इज, जो अडल्ट इंसान होता है उसमें 32 दांत होते हैं, है ना जी? ये 32 दांत बेटा अरेंज कैसे होते हैं? मैं कुछ लिखूंगा फॉर्मूला टाइप, देखिए ऊपर लिखा मैंने आई, वेरी गुड तन्मय त्रिपाठी, बहुत जबरदस्त। आई सी पी एम एम, ठीक। उसके बाद मैं लिखूंगा 2 1 2 3, देन 2 1 2 3। ये जो सीन है ना, इसको हम बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमंस। डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमंस, क्या सीन है ये? आपने माउथ का स्ट्रक्चर अगर देखा होगा, चलिए मान लेते हैं ये हमारा माउथ है, ओपन माउथ, वाइड ओपन माउथ। देखिएगा, वाइड ओपन माउथ। चलो मान लेते हैं ये अपर लिप, और ये लेट दिस इज द लोअर लिप। जब हम अपना माउथ खोल के रखेंगे, तो आपको यहां पर काम करेंगे, हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देखिए, यहां पर एक दांत, यहां पर एक दांत, ठीक। ये जो पहले 2 वाले दांत है, ये बेटा इंसिसर्स हैं, कितने होंगे? 2। फिर एक और,
इसको मैं रेड कलर मारूंगा, दिस वन इज कैनाइन, ये होगा एक। फिर और दो, चलिए बेटा इनको हम दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करेंगे, आप देखिएगा। ये और ये एक जैसे दो, ये प्रीमोलर्स, और उसके बाद 3 मॉलर्स दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करूंगा। चलिए मान लीजिए ब्लैक कलर से, 1 2 3, ये 3 बेटा जी मॉलर्स। तो आ गया ना 2 1 2 3। सिमिलरली यहां पर भी 3 मॉलर्स, उसके बाद 2 प्रीमोलर्स, उसके बाद एक कैनाइन, उसके बाद 2 इंसिसर्स। देख लो, 2 1 2 3, है ना। तो ये जो 2 1 2 3 हम लिखे हैं ना, ये ऊपर वाले जॉ, अपर जॉ का हाफ है। दिस इज द हाफ ऑफ अपर जॉ, हाफ ऑफ अपर जॉ। और ये नीचे वाला जो 2 1 2 3 है, दिस इज द हाफ ऑफ लोअर जॉ, हाफ ऑफ लोअर जॉ। आप अगर बेटा काउंट करोगे ना, तो हाफ ऑफ अपर जॉ में 2 1 2 3, ये कितने हुए? 2 1 3 2 5 3 8। हाफ ऑफ लोअर जॉ में फिर से 2 1 2 3, हाँ 2 1 2 3, यहां पर भी 8, 8 और 8 16। हाफ ऑफ अपर जॉ में फिर से 8, लोअर जॉ में फिर से 8, 16 16 32, टोटल आपको 32 मिल जाएंगे। ठीक है, ये समझ आई बात? अगर इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। दिस पार्ट इज अपर जॉ and this one is lower jaw। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो फिलहाल मैंने आपको बकल कैविटी बताया। बकल कैविटी को हम माउथ कैविटी बोलते हैं, ओरल कैविटी बोलते हैं। ओरल कैविटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया क्या? टीथ। 4 तरह के 32 दांत होते हैं अडल्ट्स में, लेकिन आप लोगों में बेटा 32 दांत नहीं होंगे, आप लोगों में अभी सारे दांत नहीं आए होंगे, ठीक है ना। यस, 27 28 होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके डन कर दीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। दो ही लोगों ने डन कर दिया? हाँ, 3 लोगों ने कर दिया, अनुष्का, राजश्री वर्मा, तन्मय त्रिपाठी, तनु सिंह। हाँ जी अनुष्का बेटा, हो गया ना? वेरी गुड। चलिए बेटा हम आगे बढ़ते हैं। फिर से मैं इस डायग्राम को लेके आता हूं, मुझे चाहिए ये डायग्राम। हम इसी डायग्राम के बेसिस पे सारा कुछ पढ़ेंगे, है ना। एक एक पार्ट को हम इसी डायग्राम के बेसिस पे, एक मिनट, ठीक है ना। तो हम पढ़ रहे थे बेटा बकल कैविटी, ओरल कैविटी या माउथ कैविटी। माउथ कैविटी में, बकल कैविटी में पहला पार्ट जो हम बोले, दैट इज टीथ। तो फर्स्ट पार्ट
is buccal cavity. Buccal cavity. बकल कैविटी में सबसे पहला पार्ट जो हमने पढ़ा दैट इज टीथ. टीथ मैंने बताया कितने हैं, लेकिन फंक्शन क्या है टीथ का? टीथ का फंक्शन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेस्टिकेशन ऑफ फूड. जो हम फूड खाते हैं उस फूड को चबाते हैं, चबाने के प्रोसेस को हम मेस्टिकेशन बोलते हैं. मेस्टिकेशन ऑफ फूड या चिविंग ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पीसेस. फूड को छोटे छोटे पीसों में चबा के काटते हैं ये. राइट. दूसरा चीज बेटा जो बकल कैविटी के अंदर होगा दैट इज टंग. टंग, जीभ, है ना. टंग एक मस्क्यूलर ऑर्गन है. मस्क्यूलर ऑर्गन. राइट. काम क्या करता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्टिंग ऑफ फूड. टेस्टिंग ऑफ फूड. इस टंग के ऊपर बेटा टेस्ट बड्स होते हैं. उन्हीं टेस्ट बड्स को यूज करके ये फूड को टेस्ट करते हैं. टेस्टिंग ऑफ फूड. व्हाई? इट कंटेन्स टेस्ट बड्स. मतलब टंग से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम किस तरह का फूड खाएंगे. सीधी सी बात है, अगर हमको फूड अच्छा लगे, फूड में टेस्ट अच्छा लगे तभी हम खाएंगे ना. अगर टेस्ट अच्छा ना लगे देन वी विल डिस्कार्ड दैट फूड. हम खाएंगे ही नहीं. ये टंग बेटा दूसरा काम भी करती है. क्या काम? इट मिक्सेस द फूड विद सलाइवा. मिक्सेस द फूड विद सलाइवा. फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करता है ये. अब सवाल है कि फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने की क्या जरूरत है? बेटा जी, हमारे दांत ना फूड को तभी काट पाते हैं अच्छे से, तभी उसको चबा पाते हैं अच्छे से जब वो फूड थोड़ा नरम होता है, मुलायम होता है. और फूड मुलायम होता है तब जब उसके साथ सलाइवा मिल जाता है. राइट. तो टंग हमारा फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करेगा. सवाल है कि ये सलाइवा है क्या चीज? सलाइवा एक ट्रांसपेरेंट वाटर लाइक लिक्विड है. ट्रांसपेरेंट वाटर लाइक लिक्विड. ठीक. अब ये सलाइवा आता कहां से है? उसके लिए हम आपको तीसरा चीज बताएंगे जो हमारे बकल कैविटी में होता है. एंड दैट थर्ड थिंग इज salivary glands. salivary glands. हमारे ओरल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं. कितने? बेटा जी 3 pairs of salivary glands. 3 pairs of salivary glands. हमारे माउथ में बकल कैविटी में 3 पेयर्स होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के. आपको शायद यहां पर दिखाई दे रहा होगा, ये रहा एक 1 पेयर ऑफ पैरोटिड ग्लैंड्स, रेड कलर से दिखाया है. then 1 pair of submaxillary glands. submaxillary. 1 pair of sublingual glands. ठीक है ना, मैं नाम लिखूंगा. क्या क्या? 1 pair parotid glands. 1 pair parotid glands. पैरोटिड लगभग लगभग कान के पास होता है, आप देख सकते हैं. 1 पेयर सबलिंगुअल. 1 पेयर सबलिंगुअल ग्लैंड्स. सबलिंगुअल बेटा जीभ के नीचे होते हैं. कहां पर? बिलो द टंग. बिलो द टंग.
then one pair submaxillary glands. Submaxillary glands जॉ के नीचे होता है, below the jaw. ठीक है, ये तीनों पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स बेटा जी सिक्रीट करते हैं सलाइवा. मैं यहां लिखूंगा व्हाट दे डू, दे सिक्रीट सलाइवा. अब इस सलाइवा का फंक्शन क्या है यहां पर लिखता हूं. सलाइवा काम क्या करेगा, दो काम करेगा. एक, मिक्सेस विद फूड, इसको फूड के साथ मिक्स करता है कौन, टंग. इट मिक्सेस विद फूड एंड मेक्स इट सॉफ्ट, फूड को थोड़ा सॉफ्ट बनाएगा. प्लस दूसरा काम भी करेगा बेटा, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है, इट कंटेन्स एन एंजाइम. उस एंजाइम का नाम सलाइवरी अमाइलेस. सलाइवरी अमाइलेस, यस बेटा. सलाइवरी अमाइलेस एंजाइम फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा. मैं आगे बताऊंगा कैसे. इट कंटेन्स एन एंजाइम सलाइवरी अमाइलेस. यहां पर लिखता हूं सलाइवरी अमाइलेस इज आल्सो नोन एज टाइलिन. इसका एक और नाम भी है. सलाइवरी अमाइलेस को बेटा जी हम टाइलिन भी बोलते हैं. PTYALIN, ये याद रखिएगा. P साइलेंट रहेगा, पटाइलिन नहीं पढ़ना है, टाइलिन पढ़ना है. And this salivary amylase, what it does? It helps in digestion. It helps in digestion. Okay, यहां तक ठीक है. तो माउथ कैविटी या बकल कैविटी में जितनी भी चीजें होती हैं बेटा जी मैंने आपको सारी बता दी. राइट, इसका स्क्रीनशॉट लेके डन कर दीजिए जल्दी से. बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे. एक मिनट बेटा. फिर से ये डायग्राम मुझे चाहिए. देखिए, अगेन आई होप आपको डायग्राम सही से दिखाई दे रहा है. दिखाई दे रहा है ना. तो बकल कैविटी, बकल कैविटी के बाद बेटा दूसरा पार्ट ये रहा, फेरिंग्स, सॉरी ईसोफेगस. लेकिन ईसोफेगस से पहले भी आएगा फेरिंग्स. मतलब जो हमारा ओरल कैविटी है, बकल कैविटी है, बकल कैविटी फेरिंग्स से होते हुए किसके साथ ज्वाइन होगा, ईसोफेगस के साथ. मतलब ये है कि जब हम फूड को मुंह में रखेंगे, मुंह में उसको चबाएंगे, सलाइवा के साथ मिक्स कराएंगे, फिर वो फूड फेरिंग्स के थ्रू ईसोफेगस में जाएगा और ईसोफेगस उस फूड को स्टमक के अंदर पहुंचा देगा. राइट, तो मैं लिखूंगा
Second part of the digestive system is pharynx. Pharynx का काम, what it does? It transports the partially digested food into the food pipe. पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को फूड पाइप में भेज देगा. फूड पाइप को हम ईसोफेगस भी बोलते हैं. ठीक है ना? Transports the partially digested food into the esophagus, which is also known as food pipe. अब आप बोलेंगे सर आपने तो पार्शियली डाइजेस्टेड लिखा, फूड का तो अभी डाइजेशन हुआ ही नहीं. बिल्कुल स्टार्ट होता है बेटा, फूड का डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट होता है, बकल कैविटी में. मैंने अभी अभी आपको बताया ना बेटा कि बकल कैविटी में सलाइवा होता है. सलाइवा सलेवरी ग्लैंड से निकलता है. सलेवरी ग्लैंड्स के सलाइवा में एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है सलाइवरी अमाइलेज. ये सलाइवरी अमाइलेज फूड के थोड़े से पार्ट को डाइजेस्ट कर देता है. इसका मतलब डाइजेशन माउथ के अंदर ही स्टार्ट होता है, बकल कैविटी के अंदर ही स्टार्ट होता है. तो आधा डाइजेस्ट हुआ फूड, थोड़ा सा डाइजेस्ट हुआ फूड, इसको हम पार्शियली डाइजेस्टेड फूड बोलेंगे ना. यही पार्शियली डाइजेस्टेड फूड फेरिंग्स के थ्रू ईसोफेगस में आएगा. इज इट ओके? तीसरा पार्ट हमारा ईसोफेगस, which is also known as food pipe. ईसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब है बेटा. इट इज अ मस्कुलर ट्यूब which transports the food. कौन सा? अगेन partially digested. Which transports the partially digested food into the stomach. अब देखिए, फूड पाइप के थ्रू ही ना ये फूड पार्शियली डाइजेस्टेड फूड स्टमक के अंदर आ गया. ठीक है ना? और तीसरा पार्ट नहीं, चौथा पार्ट हम लिखेंगे स्टमक. बट याद रखें आप, फूड का डाइजेशन माउथ के अंदर बकल कैविटी के अंदर ही स्टार्ट हो चुका है. तो अगला पार्ट है हमारा स्टमक. ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट. तो स्टमक क्या है आप देख सकते हैं बेटा, एक inclined, एक तिरछा सा मस्कुलर बैग. इट इज अगेन अ मस्कुलर बैग जो कि हमारे एब्डोमेन में नहीं होता, बल्कि फिर कहां पर? ये पार्ट एब्डोमेन है. ये दिस इज द एब्डोमिनल रीजन. ये एब्डोमेन से हल्का सा ऊपर होता है. मस्कुलर बैग अबाउ द एब्डोमेन. एब्डोमेन के ऊपर, लेकिन चेस्ट के नीचे बेटा. ये चेस्ट है तो चेस्ट के नीचे. एंड बिलो द चेस्ट. ये तो हुआ लोकेशन. दूसरी बात आप स्टमक के बारे में बेटा जी याद रखेंगे कि स्टमक का जो वॉल होता है ना, ये वॉल है स्टमक का. स्टमक के वॉल पे काफी सारे ग्लैंड्स लगे होते हैं. ये जो मैं ब्लू कलर से ये मार रहा हूं ना, ये उन ग्लैंड्स को हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं. तो मैंने क्या लिखना है? वॉल ऑफ स्टमक has lots of
gastric glands. Wall of stomach has lots of gastric glands. ठीक, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, एक नहीं दो नहीं बहुत सारे, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बेटा काम क्या करेंगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स नहीं, थोरासिक कैविटी के नीचे बेटा, मैंने कहा ना चेस्ट, चेस्ट के नीचे, चेस्ट मतलब थोरैक्स, above the abdomen but below the chest, below the thorax. Gastric glands secrete a juice. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एक जूस सिक्रीट करेंगे, उस जूस का नाम गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, राइट। और गैस्ट्रिक जूस में भी दो एंजाइम्स हैं। अब ये गैस्ट्रिक जूस क्या है मैं लिखूंगा। गैस्ट्रिक जूस बेटा इसमें होता है HCl प्लस। गैस्ट्रिक जूस also contains an enzyme, उस एंजाइम का नाम पेप्सिन प्लस एक और एंजाइम, उस एंजाइम का नाम रेनिन। तो अगेन ये HCl, ये पेप्सिन और ये रेनिन डाइजेशन में मदद करेंगे। कैसे करेंगे हम आगे बताएंगे। स्टमक, इसकी कहानी खत्म। आप स्क्रीनशॉट, चलिए म्यूकस भी लिख देता हूं। ओके, ये लो म्यूकस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, डन लिख दीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, हम बढ़ते हैं आगे। अगेन हमको ये डायग्राम चाहिए। बेटा मोस्ट प्रोबेबली ओपन हो रहा है, हाँ देखेंगे। ये देखिए, स्टमक भी खत्म। आप देखिए बेटा, स्टमक ज्वाइन हुआ है किसके साथ? ड्यूडेनम। ये है ना ये पार्ट, ये देखिए आप, यहां से लेके यहां तक, ये सी शेप्ड पार्ट, इसको बेटा जी हम ड्यूडेनम बोलते हैं। और ड्यूडेनम के बाद आपको ये वाला पार्ट दिखेगा, ये वाला पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन्स का, इसको बेटा जी हम बोलते हैं जजनम। और जजनम के बाद आपको ये वाला पार्ट दिखेगा, लास्ट वाला पार्ट, इसको हम इलियम बोलते हैं। कुल मिला के बात ये है कि अब, हाँ ऑनलाइन चलेगा बेटा। अब कुल मिला के ये बात है कि इसके बाद, स्टमक के बाद जो पार्ट आएगा उसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलेंगे। ये देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन्स। डायग्राम में दिखाया है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन्स के 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ड्यूडेनम, दूसरा पार्ट जजनम और तीसरा पार्ट इलियम। हम उतना नहीं लिखेंगे, ठीक है। मैं आपको मेन चीज बताऊंगा। इधर देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे इस डायग्राम को, मैं यहां पर बना भी रहा हूं, तो मान लीजिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट जिसको हम ड्यूडेनम बोलते हैं, है ना। ड्यूडेनम मैं ड्रॉ करूंगा यहां पर, लेट दिस इज ड्यूडेनम। इस डायग्राम में देखो बेटा, ड्यूडेनम
के साथ दो चीजें जुड़ी रहती हैं, दो चीजें अटैच हैं ड्यूडेनम के साथ। एक का नाम है पैनक्रियाज और दूसरे का नाम है लिवर। ये देखो, पैनक्रियाज कहां पर, ये रहा, और लिवर, है ना। तो मैं वही ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये रहा पैनक्रियाज। आप जरा दोनों डायग्राम्स को बेटा कंपेयर कीजिए, और अगर हम ऊपर स्टमक ड्रॉ करें तो स्टमक के बगल में आपको लिवर मिलेगा। ये देखो, चलो मान लेते हैं दिस इज द स्टमक। चलो मान लिया ये हमारा स्टमक है ना, और स्टमक के ऊपर, स्टमक के बगल में लिवर है। आप दोनों डायग्राम्स में देख सकते हो, एक वो वाला जो मैं बना रहा हूं और एक ये खूबसूरत सा डायग्राम। ये रहा यहां पर लिवर। ये देखिए, ठीक है, दिस इज द लिवर। लिवर से डक्ट निकलेगा, ट्यूब निकलेगा। वही ट्यूब हम यहां पर बनाए हैं, ये वाला। और ये रहा यहां पर गॉल ब्लेडर। ध्यान से आप देखिए हम कहना क्या चाहते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए, ये जो चीज है, दिस इज लिवर, दिस वन इज पैनक्रियास। ये जो पिंक से हम ड्रॉ किए हैं, ये लिवर का डक्ट है। लिवर के डक्ट को बेटा जी हम बोलते हैं बाइल डक्ट। डक्ट मतलब ट्यूब, जिस ट्यूब से कुछ निकलेगा। और ये जो ग्रीन कलर का हम ड्रॉ किए हैं यहां तक, दिस इज द डक्ट ऑफ पैनक्रियास। इसको हम पैनक्रियाटिक डक्ट बोलेंगे, पैनक्रियाटिक डक्ट। बड़ा आप इस डायग्राम में बेटा देख सकते हो, लीवर का बाइल डक्ट पैनक्रियास के पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ ज्वाइन हुआ, हुआ ना। ये देखो, पैनक्रियास से जो ग्रीन कलर का डक्ट निकला, ये लिवर के पिंक वाले डक्ट के साथ ज्वाइन हुआ। तो बाद में एक कंबाइंड डक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के डुोडेनम पार्ट के साथ जुड़ जाएगा। इस कंबाइंड वाले डक्ट को बेटा हम बोलते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। समझ लो ना, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट क्या है?
हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट बनता है दो डक्ट्स के जुड़ने से। कौन कौन से डक्ट के जुड़ने से? पैनक्रियाज के डक्ट के और बाइल डक्ट के। बाइल डक्ट मतलब लिवर वाला डक्ट। लिवर वाला डक्ट पैनक्रियाज वाले डक्ट के साथ जुड़ेगा तो एक बड़ा सा कॉमन डक्ट बनेगा। इस कॉमन डक्ट को हम बोलते हैं हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है ना? अब देखो कहानी है क्या। कहानी कुछ ऐसी है कि बाइल डक्ट के थ्रू आएगा बाइल जूस, वो चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में। पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू आएगा पैनक्रियाटिक जूस, वो भी चला जाएगा स्टमक के स्मॉल इंटेस्टाइन्स के ड्यूडेनम में। यहां से जो ब्लैक से मैं दिखा रहा हूं, ब्लैक वाला जो है ये है क्या? पैनक्रियाज से आने वाला जूस। जो ब्लू से एरो दिखाया ये है क्या? लिवर से आने वाला जूस। ठीक है ना? देखिए बेटा, तो दिस वन इज व्हाट? दिस वन इज पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाज से जो जूस निकलेगा उसको हम पैनक्रियाटिक जूस बोलेंगे। और लिवर से जो जूस निकला, जो मैंने ब्लू एरो से दिखाया, उसको बेटा जी हम बाइल जूस बोलते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में दो जूसेस आएंगे। एक आएगा लिवर से, उसको बोलेंगे बाइल जूस, और दूसरा आएगा पैनक्रियाज से, उसको बोलेंगे पैनक्रियाटिक जूस। दोनों जूसेस स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में, या आप आसान भाषा में बोलिए तो दोनों जूसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं, ड्यूडेनम पार्ट साइड में रखते हैं। ठीक है ना? तो हम ऐसा लिखते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन क्या क्या? नंबर फर्स्ट, बाइल जूस। नंबर सेकंड, पैनक्रियाटिक जूस। एंड नंबर थर्ड चीज भी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में खुद के भी ग्लैंड्स लगे होते हैं। उन ग्लैंड्स को बेटा हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स बोलते हैं। वो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी एक जूस सिक्रीट करते हैं, उस जूस को अपन बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन चीजें, बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस कहां से निकला? सिक्रीटेड फ्रॉम intestinal glands. Secreted from intestinal glands. अब ये जूसेस क्या काम करेंगे वो हम डाइजेशन प्रोसेस के वक्त बताएंगे। ठीक है ना? ये अगर समझ आ गया तो डन, आराम से फिर स्क्रीनशॉट लेके डन कर दीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। तो आगे बढ़े, फिर बढ़ ही लेते हैं। वापस यही डायग्राम लाऊंगा। ये देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आप देख सकते हो बेटा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन ज्वाइन होता है इस पार्ट के साथ। ये अब इसको मैं शेड मार रहा, ये ब्लू शेड जिस पे मैंने मारा, इसको बेटा जी हम कोलन बोलते हैं। क्या?
कोलन, और यही कोलन तो है लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन अगर लेंथ के हिसाब से देखा जाए तो लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ कम होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ ज्यादा होता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो नैरो होता है, उसका डायमीटर कम होता है। समझ रहे ना बात? तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन बेटा जी, इसको हम कोलन भी बोलते हैं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, देख सकते हो। असेंडिंग कोलन, असेंडिंग कोलन, ये रहा असेंडिंग कोलन, ये वाला पार्ट असेंडिंग कोलन है। फिर ये वाला ट्रांसवर्स कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, और फिर ये वाला पार्ट डिसेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन। डिसेंडिंग कोलन के बाद लास्ट वाला पार्ट ये, इसको हम रेक्टम बोलेंगे। और रेक्टम के बाद एक छोटा सा छेद है, पोर है, जिसको हम एनस बोलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू क्या क्या चीज होती है, ध्यान से सुनिएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ा होता है असेंडिंग कोलन के साथ। असेंडिंग कोलन के बाद ट्रांसवर्स कोलन आएगा, फिर डिसेंडिंग कोलन एंड रेक्टम एंड एनस। तो इस कोलन में मूवमेंट होती है फीकल मैटर। फीकल मैटर मतलब जो फूड डाइजेस्ट हुआ, बाद में जो अनवांटेड चीजें रही, जो चीज डाइजेस्ट ही नहीं हो पाई, वही फीकल मैटर, जिसको हम सुबह सुबह बाथरूम में बैठ के कमोड पे निकाल देते हैं। फीकल मैटर, पॉटी, फीकल मैटर, स्टूल, है ना? तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर स्टूल मूव करता है। कोलन क्या लिखूंगा मैं? ऐसे लिखूंगा मैं, लार्ज इंटेस्टाइन और कोलन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ फीकल मैटर। फीकल मैटर बोलो, फीसिस बोलो, स्टूल बोलो, एक ही बात। responsible for the removal of fecal matter from the body। कहां से निकलेगा? एनस के थ्रू, थ्रू एनस। क्या समझे? प्लस दूसरी बात बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन एक और काम करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जो उस अनडाइजेस्टेड मटेरियल के साथ, फीकल मैटर के साथ पानी होता है, उस पानी को वापस एब्जॉर्ब करता है। ज्यादा पानी बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर फीकल मैटर के साथ पानी बहुत सारा बाहर निकल गया तो हम बोलेंगे कि इंसान को डायरिया हो रहा है। पानी को कंजर्व करने की जरूरत होती है और वो पानी एब्जॉर्ब होता है इसी लार्ज इंटेस्टाइन। बेटा जी, इसमें अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दीजिए। जल्दी, इफ एनी डाउट तो बताइए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दीजिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। मैं वापस इस डायग्राम को लाता हूं।
अब देखिए बेटा, अब हम बोलेंगे, अभी तक हमने आपको स्ट्रक्चर बताया डाइजेस्टिव सिस्टम का, है ना? अब हम बोलेंगे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। सबसे पहले हम बताएंगे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन बकल कैविटी, क्योंकि बकल कैविटी में ही डाइजेशन स्टार्ट होती है ना? प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन बकल कैविटी। तो बकल कैविटी मैंने आपको क्या क्या बोला? बकल कैविटी में पहले तो होते हैं दांत। व्हाट दे डू? चिविंग ऑफ फूड। चिविंग ऑफ फूड को हम बेटा मेस्टिकेशन भी बोलेंगे। चिविंग ऑफ फूड से फूड छोटे छोटे पीसेस में कट जाएगा। देन मैंने आपको बताया टंग। टंग क्या काम करता है? मिक्सिंग द फूड विद सलाइवा। मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा। तीसरी बात मैंने आपको बताई, सलाइवरी ग्लैंड्स। तीनों नाम मैंने आपको बता दिए, पैरोटिड्स, सबमैक्सिलरी, सबमैंडिबुलर। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या काम करेंगे? दे सिक्रीट सलाइवा। दे सिक्रीट सलाइवा। सलाइवा के अंदर क्या होता है? एक एंजाइम जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेस। सलाइवरी अमाइलेस। और बेटा ये सलाइवरी अमाइलेस क्या काम करेगा? जो हमने फूड खाया, जो फूड मुंह के अंदर है, जो फूड स्टमक के अंदर जाने वाला है, जितनी देर तक वो मुंह में रहेगा, उस फूड के ऊपर ये सलाइवरी अमाइलेस एक्ट करेगा। उस फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं बेटा? स्टार्च हो सकता है, ग्लाइकोजन हो सकता है। हाँ, जो हमने फूड खाया उसमें सिर्फ स्टार्च नहीं होगा ना, उसमें स्टार्च भी होगा, प्रोटीन भी होगा। देखो हम जब खाना खाते हैं तो क्या क्या खाते हैं? रोटी खाएंगे तो रोटी के अंदर स्टार्च होगा। दाल खाएंगे, चना खाएंगे, उसके अंदर प्रोटीन होगा। हाँ, दूध पिएंगे, दूध में प्रोटीन होगा, फैट भी होगा। मक्खन खाएंगे, घी खाएंगे, उसमें फैट होगा, है ना? तो सैलिवरी अमाइलेज क्या करेगा? फूड का जो सिर्फ और सिर्फ स्टार्च वाला पोर्शन है, ग्लाइकोजन वाला पोर्शन है, स्टार्च और ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट्स हैं बेटा, ये इन्हीं फूड के स्टार्चेस और ग्लाइकोजन्स के ऊपर एक्ट करेगा, उनको तोड़ देगा। इट विल ब्रेक दिस स्टार्च इनटू शुगर्स। तो सैलिवरी अमाइलेज फूड के कौन से पार्ट पे एक्ट करेगा? स्टार्च के ऊपर, ग्लाइकोजन के ऊपर, एंड ये कन्वर्ट करेगा, ये ब्रेक करेगा। देखो, ब्रेक्स किसको? स्टार्च और ग्लाइकोजन को ब्रेक करेगा इनटू सिंपल शुगर्स, छोटे छोटे शुगर्स में। लेकिन सीधी सी बात है बेटा, हम मुंह में फूड को ज्यादा देर रखेंगे नहीं ना। अगर हमने खाने का निवाला मुंह में डाल दिया, कितनी देर तक हम मुंह में उसको चबाते रहेंगे? ज्यादा से ज्यादा आधा मिनट, 1 मिनट, उसके बाद हम उसको निगल ही लेते हैं ना। तो फूड ज्यादा देर तक मुंह में नहीं रह पाता, उसको हम निगल लेते हैं फूड पाइप के थ्रू, वो स्टमक में पहुंचेगा। जितनी देर तक वो मुंह में रहेगा बेटा जी, उतनी देर तक उस फूड के ऊपर सलाइवा का सैलिवरी अमाइलेज एक्ट करता रहेगा, और उतनी देर तक उस फूड के स्टार्चेस और ग्लाइकोजन्स को ब्रेक करता रहेगा इनटू शुगर्स। मतलब फूड में अभी भी स्टार्च और ग्लाइकोजन होगा जब वो मुंह से बाहर निकलेगा। जब वो फूड पाइप के अंदर आएगा, सारा का सारा स्टार्च और ग्लाइकोजन डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा, क्योंकि ज्यादा देर तक फूड मुंह में रहा ही नहीं। समझ आई बात? तो बकल कैविटी के अंदर बेटा सिर्फ एक ही काम होगा, क्या? सलाइवरी अमाइलेज, या टाइलिन भी बोलते हैं इसको, मैंने आपको बताया, इट इज आल्सो नोन एज टायलिन।
ये एंजाइम फूड के अंदर स्टार्च और ग्लाइकोजन को ब्रेक करेगा इनटू शुगर्स, लेकिन सारे स्टार्च को नहीं। अभी भी जो फूड पाइप के थ्रू जाने वाला है स्टमक के अंदर, अभी भी उस फूड में काफी सारा स्टार्च और ग्लाइकोजन मौजूद है। उसके अंदर काफी सारे प्रोटीन्स हैं, क्योंकि प्रोटीन्स का तो इस एंजाइम ने कुछ किया नहीं। इस एंजाइम की क्वालिटी है, ये सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर एक्ट करेगा। आप बोल सकते हो इट इज अ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम। क्या है? कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम। ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर एक्ट करेगा। और स्टार्च और ग्लाइकोजन क्या है बेटा? दे आर कार्बोहाइड्रेट्स। इसके ऊपर, इसके साथ साथ कितना भी प्रोटीन या कितना भी फैट क्यों ना रखें, ये उनके ऊपर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी क्वालिटी है ये सिर्फ स्टार्च और ग्लाइकोजन या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स को ही डाइजेस्ट करेगा। तो ये सैलिवरी अमाइलेज फूड के अंदर के स्टार्च और ग्लाइकोजन को ब्रेक करेगा इनटू शुगर्स, लेकिन सारे स्टार्च और ग्लाइकोजन को ब्रेक नहीं कर पाएगा। व्हाई? बिकॉज फूड ज्यादा देर तक माउथ के अंदर नहीं रह पाता। बताओ बेटा जी, अगर कोई डाउट है तो बताओ, अगर नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। ठीक है ना? क्लियर है ना? अब देखो, अब फूड जाएगा फेरिंग्स के थ्रू। फेरिंग्स में कोई एंजाइम नहीं होता तो कोई डाइजेशन नहीं होगा। ईसोफेगस फूड पाइप के थ्रू जाएगा, यहां पर भी कोई ग्लैंड नहीं है, कोई एंजाइम नहीं है, तो यहां पर भी कोई डाइजेशन नहीं। तो फूड पाइप इस फूड को, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को, जिसके थोड़े से स्टार्च और ग्लाइकोजन का डाइजेशन हो चुका है, डाइजेशन मतलब ब्रेकडाउन, थोड़ा सा स्टार्च और ग्लाइकोजन ब्रेक हो चुके हैं इनटू शुगर्स, यही पार्शियली डाइजेस्टेड फूड फूड पाइप के थ्रू, ईसोफेगस के थ्रू पहुंच जाएगा स्टमक में, लेकिन ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होगा। तो अगला हमको पढ़ना है क्या? डाइजेशन इन स्टमक। ईसोफेगस क्या काम करेगा? मैंने पहले ही कहा आपको, ईसोफेगस में मस्कुलर वॉल होता है। ईसोफेगस के मसल्स कंट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे, वही कंट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस इस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को स्टमक के अंदर लेके जाएंगे। ठीक है ना? इसका स्क्रीनशॉट बेटा, डाइजेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर वन। ये लो, अभी आप डाइजेशन पूछ रहे हो। ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। स्टार्च और ग्लाइकोजन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जब ये ब्रेक होंगे तो सिंपलर स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे, जिनको हम शुगर्स बोलेंगे। यही तो डाइजेशन है। ठीक है? तो नेक्स्ट हमको पढ़ना है क्या? डाइजेशन इन स्टमक। बेटा वो अगली बैकअप क्लास में बताएंगे। ठीक है ना? तब तक के लिए गुड बाय एंड खुदा हाफिज। ओके बेटा, गुड इवनिंग, गुड डे, बाय बाय।